नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंततः भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 मामलों की स्पष्टतः पुष्टि कर दी। कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा दक्षिण अफ्रीका से लगातार हो रही थी। जब दक्षिण अफ्रीका में इसकी पुष्टि की गई, उसके बाद से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO लगातार चेतावनी जारी कर रहा था। दुनिया भर के देश नए नए प्रकार के प्रतिबंधों को लागू कर रहे थे, कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया। आखिर ऐसे स्थिति में जब ओमिक्रॉन का मामला भारत में दर्ज हुआ है, तो इसको लेके क्यों और ज़्यादा चिंता की जा रही है? ओमिक्रॉन को आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है प्रथम दृष्टया? इसे समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर डेल्टा वायरस से ओमिक्रॉन की तुलना की जाए, विशेषकर वायरस की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है या उसके खतरनाक रूप या स्वरूप लेने का जो कारण होता है, वह होता है उसका म्यूटेशन। आखिर म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मूलतः वायरस में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वायरस अपने आप को बहुत तेजी से बदलता है। वायरस सामान्यतः अपने आप को तेजी से तो बदलता ही है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस के बारे में माना जा रहा है कि वह दूसरे वायरस की तुलना में और भी बहुत तेजी से बदल रहा है। उसका बदलाव दुनिया को चकित कर दे रहा है। इसे समझने के लिए हम लोग डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस के बीच में कुछ तुलनात्मक स्थितियों को देख सकते हैं। वायरस का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन जो आप लोग टीवी पे या फिर जो भी अखबारों में देख रहे हैं, कोरोना की तस्वीरों को आप देखते होंगे कि उसमें तस्वीरों के ऊपर कुछ गुलदस्ता जैसा लाल लाल सा चीज़ें उसमें टंगी हुई दिखती हैं, वही स्पाइक प्रोटीन है। हर प्रकार के वायरस एक तरह से कहीं न कहीं प्रोटीन को उत्सर्जित करते हैं, जो उसके सतह के बाहरी हिस्से पे लगा हुआ होता है। स्पाइक प्रोटीन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं क्योंकि वहाँ उसी के गुणधर्म के आधार पे जो हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में उसका उपयोग करते हैं, उसके संबंधित कि उस वायरस में कैसे इलाज होने चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए, किस प्रकार के कोरोना के टीके होने चाहिए। क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ही कोई वायरस अपने रूप को बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से बदल लेता है। स्पाइक प्रोटीन में वो ऐसे बदलाव कर लेता है जब वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा प्रतिरोधी तंत्र जिसे उसे दुश्मन समझना चाहिए, वह उसे दुश्मन नहीं समझ पाता, अपितु उसे गलती से अपना मित्र ही मान बैठता है। यह तो हुआ शरीर के संदर्भ में। लेकिन अगर हम लोग उसको टीके के संदर्भ में देखें कि मान लीजिए कि अभी दुनिया भर में जितने भी टीके हैं, भारत में अगर मूलतः 3 हम लोग भारत में अगर टीके देखें तो यहाँ पे हम लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड इस तरह के जो भी टीके बने हैं, वो टीके मूलतः स्पाइक प्रोटीन को ध्यान में ही रख के बने हैं कि उस समय तक कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन किस प्रकार का बिहेवियर करता था और उससे बचाव के लिए अगले क्या कदम होने चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ओमिक्रॉन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ही 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो गए हैं इसमें। तो इसलिए वो पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे स्थिति में मुख्य सवाल यह है कि क्या इसके ऊपर टीके काम करेंगे कि नहीं करेंगे, दवाइयाँ काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और इसका प्रसारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगा। नंबर 1 चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर वायरस के दूसरे हिस्से को देखें कि जब वायरस का जो बाहरी सतह होता है, जो कि हम लोगों के शरीर के सतह से टकराता है, हम सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में होता है ACE2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो यानी कि जो वायरस का बाहरी हिस्सा जो कि ACE2 रिसेप्टर के संपर्क में आता है, अगर उस दृष्टि से देखें ओमिक्रॉन वायरस को, तो ओमिक्रॉन के इस वाले हिस्से में, इस सतह में कम से कम 10 म्यूटेशन हो चुके हैं। जबकि पुराने डेल्टा वायरस में, जो कि इतना खतरनाक वायरस था, हम लोगों ने देखा है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो तबाही भारत में मची डेल्टा वायरस में, उसमें केवल जो है कि उसमें 2 म्यूटेशन थे। यानी बाहरी सतह पे डेल्टा वायरस में 2 म्यूटेशन और इसमें 10 म्यूटेशन, और यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन इतने कम समय में, जिसने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि इसका अंततः बड़ा प्रभाव क्या होगा इतना तो तय है कि इसके प्रसारण करने की क्षमता तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले ही इस वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, तभी वैज्ञानिक आंकड़े जुटा रहे हैं कि इसमें मॉर्टिलिटी रेट कितनी होगी, यानी कि मृतकों की संख्या का दर क्या होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों का दर क्या होगा। ये कुछ संख्याएं अभी हम लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है, उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन अभी लगातार जारी है।
लेकिन एक बड़ा सा सवाल उठता है कि हमें, आपको, किसी और को अगर ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का अगर इफेक्ट है तो वो पता कैसे चलेगा? क्या इसकी जांच की कोई पद्धतियां, अलग पद्धति है? देखिए, अगर इस समय हम लोग देखें पूरे दुनिया भर में जो भी मामले आ रहे हैं कोरोना वायरस के, उसमें 99% मामले किससे संबंधित हैं? 99% मामले जो है वो डेल्टा वायरस से संबंधित हैं इस समय। तो सामान्य रूप से हम लोग अगर जो RT-PCR टेस्ट कराते हैं, RT-PCR टेस्ट से हमें ये तो ज़रूर पता चल जाता है कि हम और आप कोरोना से संक्रमित हैं अथवा संक्रमित नहीं हैं। लेकिन RT-PCR टेस्ट हमें यह बताने में सक्षम नहीं है कि वो डेल्टा वायरस का संक्रमण है अथवा वो ओमिक्रॉन वायरस का संक्रमण है। ये हमें उससे पता नहीं चलता। तो आखिर कैसे पता चलता है कि वो संक्रमण किसका है? इसके लिए हमें उस वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच करनी पड़ती है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि वो किस श्रेणी के वायरस से आप संक्रमित हुए हैं। लेकिन क्या, अब सवाल फिर ये खड़ा होता है, क्या यह संभव है कि हर एक व्यक्ति का पहले तो RT-PCR टेस्ट किया जाए, फिर उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए? तो वर्तमान में जो आधारभूत संरचनाएं हम लोग देख रहे हैं, उसके आधार पे हर किसी के उस मामले को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना संभव नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती आने वाली है कि किसके ऊपर डेल्टा वायरस का कहाँ पे इलाज किया जाए और किसके जो है ओमिक्रॉन वायरस का इलाज कहाँ पे कैसे किया जाए। लेकिन हाँ, दुनिया के कुछ देशों में इसको लेके वैज्ञानिकों ने एक अलग प्रकार की जांच पद्धति भी विकसित की है, जो हम लोगों के लिए कुछ खुशियों के संकेत भी देता है। वो जांच पद्धति क्या है? उसमें वायरस को पूरे 3 हिस्से के मामले में उसको टारगेट किया जाता है जांच में। 2 हिस्से तो वायरस के वैसे क्षेत्र में रखे गए हैं जो कि वायरस का अपरिवर्तित क्षेत्र होता है, और तीसरा हिस्सा रखा गया है स्पाइक प्रोटीन, अर्थात जो लगातार परिवर्तनशील होता है। इसे अगर संक्षेप में समझें, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अगर वो 2 हिस्सा, यानी कि जो अपरिवर्तित हिस्सा वाला, वो हिस्से क्या आते हैं? वो आते हैं निगेटिव, और स्पाइक प्रोटीन का हिस्सा आता है, वो आता है पॉजिटिव। तो फिर ये मामला किसका बनेगा? ये मामला नए वायरस का मामला बनेगा, ओमिक्रॉन का मामला बनेगा। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा होता है, अर्थात यानी अपरिवर्तित हिस्से का अगर वही जो है कि हम लोगों को वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, अपरिवर्तित हिस्से का पॉजिटिव रिपोर्ट, और जो स्पाइक प्रोटीन का मामला जो है कि उसका क्या आ जाए, वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो वायरस जो है वो आपका पुराना डेल्टा वायरस है। यानी क्योंकि डेल्टा वायरस में हम लोग देख रहे हैं कि जो परिवर्तित हिस्सा है वो तो अभी 99% केसेस वही हैं, तो वो उसी के तरीके से चल रही हैं। लेकिन अभी भी इस विश्लेषण के बावजूद भी मैं स्पष्टता ये कहना चाहूँगा कि इसके जांच पद्धति में जो सबसे प्रमाणित जांच आपको पता चलता है वो जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। लेकिन हाँ, कम से कम जो म्यूटेशंस के दर रहे हैं, यानी कि जो हम लोगों ने बताया कि स्पाइक प्रोटीन में ही कम से कम 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, बाहरी हिस्से वाले में 10 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वायरस वाले में केवल 2 म्यूटेशन थे। यहीं से वैज्ञानिक लगातार खतरे का अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसलिए आप सभी 2 गज की दूरी और मास्क का अनुपालन अवश्य करें।